हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू राजस्थान एजू स्टार। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हेडिंग डाल लीजिए, महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी के बारे में चर्चा हम लोग थोड़ी सी मोटे मोटे तौर पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। महान्यायवादी पढ़ने से पहले हमारे सामने क्वेश्चन है जो ये बन जाता है कि भाई वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, बताना चाहोगे? वर्तमान में हमारे जो भारत के महान्यायवादी है वो है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी। इस द नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि हु इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो प्रथम अगर हम लोगों को पूछे तो हमारा आंसर आता है क्या, कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 76 है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 76 है जो पद का प्रावधान। और बात करें इनके अपॉइंटमेंट की, यानी कि इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति है जो अपने जो महान्यायवादी के नियुक्ति करते हैं ना, राष्ट्रपति। और भारत के महान्यायवादी है जो इन्हें सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, यानी कि 3 अधिकारियों को है जो विधि अधिकारी माने जाते हैं, जिनमें से सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी हुआ करते हैं। 3 वो अधिकारी कौन कौन से हैं? एक तो अपने भारत के महाधिवक्ता, और एक अपर महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन तीनों में से सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं अपने महान्यायवादी, सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। यानी कि 3 अधिकारियों को है जो विधि अधिकारी माने जाते हैं। एक तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता, और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन तीनों में से है जो भारत के महान्यायवादी है, इन्हें है जो सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं। और बात करें इनकी अगर क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज की जो योग्यताएं होती है वही सेम महान्यायवादी की होती है। सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायवादी की सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होता है उनकी योग्यताएं क्या होती है, तो आप लिख लेना। सर्वोच्च न्यायालय की के जज यानी न्यायाधीश योग्यता। या फिर आप इन्हीं में इनकी है जो सेम ही है योग्यताएं, तो योग्यताएं आप लोग लिखना। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया।
भारत का नागरिक होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की और योग्यता क्या होती है कि वो किसी भी उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुके हों। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों। रूप में कार्य कर चुके हो, या किसी न्यायालय में 7 से 10 साल तक महाधिवक्ता यानी कि वकील के एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में कार्य कर चुके हो। उच्च न्यायालय में वकील के रूप में 7 से 10 साल तक कार्य कर चुके हो। अब हम लोग बात करते हैं मानववादी के पावर्स यानी शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ क्या क्या होती है इनके पास? शक्तियाँ तो आर्टिकल नंबर 76(3) के अनुसार यानी 76(3) के अनुसार मानववादी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा, यानी कि वो किसी भी न्यायालय में जाकर के अपनी गप्पें सप्पें लड़ा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है किसी भी न्यायालय में। 76(3) के अनुसार किसी भी न्यायालय में उन्हें बोलने का अधिकार है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई या बोलने का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल नंबर 76(3) के अनुसार भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी किसी भी न्यायालय में जाकर के वो अपनी वकालत कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। और आर्टिकल नंबर 88 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक में वो भाग ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 88 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या किसी समिति तथा किसी भी सदन की समिति जिसका वह सदस्य हो, भाग ले सकता है।
यानी कि आर्टिकल नंबर 88 में है जो कहा गया है कि भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है और वह किसी भी समिति, संसद की किसी भी समिति का जिसका वह सदस्य रहा हो उसमें भी भाग ले सकता है। और अनुच्छेद 105(4) के अनुसार, अनुच्छेद 105(4) में यह कहा गया है कि न्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार यानी फैसिलिटीज़ या उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है वो सभी न्यायवादी को भी है जो प्राप्त होती हैं। यानी कि अनुच्छेद 105(4) के अनुसार संसद के सदस्यों को प्राप्त होने वाली उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये है जो कार्यकाल के दौरान, यानी कि न्यायवादी के कार्यकाल के दौरान ये फैसिलिटीज़ संसद के सदस्यों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो उनको मिलती है। ऐसा नहीं कि न्यायवादी के पद से हटने के बाद भी ये जो फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करवाई जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। आज हम लोगों ने भारत के न्यायवादी के बारे में मोटे मोटे तौर पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।